हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में अपना टॉपिक रहेगा रेजोनेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को, चाहे वो रेडिकल हो, आयन हो या एक न्यूट्रल कंपाउंड हो, रेजोनेंस के बिहाफ पे और पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के बिहाफ पे उसको हम तीन पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। और वो जो तीन पार्ट्स हैं, या तो कंपाउंड का नेचर एरोमेटिक रहेगा जिसको एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्म में लिया जाता है, या फिर कंपाउंड रहेगा एंटी एरोमेटिक, और या फिर उस स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक, इनकी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं जिसके बिहाफ पे इन तीनों नेम्स को बाइफरगेट किया जा सकता है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं उन टर्म्स कंडीशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स की जिनको हमें टाइटल देना है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए कि एरोमेटिक अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को बोलें तो क्या क्या कंडीशन उस कंपाउंड में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं दे शुड बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हैं वो प्लेनर भी होना चाहिए। अब अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर की प्लेनेटरी को कंपेयर कर रहा हूं तो ये एटम के हाइब्रिड स्टेट से लिया जाता है। जैसे अगर मैं बेंजीन में 1 to 6 इन सारे एटम्स की बात करूं तो सभी में अपने को कॉमनली एक ही हाइब्रिड स्टेट मिल पा रहा है, और ये हाइब्रिड स्टेट अपना है sp2। तो sp2 है, दैट मीन्स की प्लेनर भी है जैसा बेंजीन अपने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन हो गया कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, सेकंड कंडीशन हो गया कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अब आगे अगर मैं तीसरी कंडीशन पे आता हूँ तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन माना जाता है एरोमेटिसिटी में कि जो भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मीनिंग वहां पे कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, रेजोनेंस। दैट मीन्स की कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड शुड बी रेजोनेटिंग। अब ये देखिए कि कॉन्जुगेटेड और रेजोनेटिंग को या रेजोनेंस के पैटर्न को हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो सिंपल एक बेंजीन अपने पास है। कॉन्जुगेटेड उन सारे स्ट्रक्चर को कहा जा सकता है जहां पे ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट मीन्स की अगर मैं बेंजीन में बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे और आगे जाके अपने को किस कार्बन एटम पे कनेक्ट मिल पा रहा है, फिफ्थ पे। तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है पाई और पाई बॉन्ड की कंडीशन में। अब ये देखिए कि कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन है तो इजीली वहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को एक इफेक्ट की फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको बोला जाता है रेजोनेंस। अब देखिए कि कंपाउंड में 1 पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 पे है, और ये जाके कौन सी पोजीशन पे रिपीट होता है, 5 पे। तो अगर इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को हम एक्सप्रेस करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स 1 से पहले डीलोकलाइज होके आएगा कॉन्जुगेटेड पोजीशन 3 पे, 3 से अगेन ये डीलोकलाइज होके आएगा कॉन्जुगेटेड पोजीशन 5 पे, और 5 से वापस ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे डीलोकलाइज होके आएगा, 1 पे। दैट मीन्स की रेजोनेंस आपका फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा और पूरे रिंग में प्रोपोगेट होके वापस ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन को गेन करेंगे, 1 को। दैट मीन्स की अगर मैं रेजोनेंस के पैटर्न की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक साइक्लिक पैटर्न अपने को मिलेगा न्यूक्लियस के अराउंड। तो किसी भी स्ट्रक्चर को मुझे अगर एरोमेटिक कहना है तो इलेक्ट्रॉन 1 से डीलोकलाइज होके वापस 1 पे ही माइग्रेट करेगा। तो इस इवेंट को हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एक डीलोकलाइजेशन यहाँ पे अचीव होगा। और या फिर अगर इसको थोड़ा सा इजी पैटर्न में हमें बोलना हो तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन को एक पैटर्न वाइज अगर मैं बोलूं तो ये रेजोनेंस किस तरीके का डिफाइन होना चाहिए, इट शुड बी साइक्लिक। तो पहली कंडीशन हो गया साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हो गया कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, जो sp2 से हम नॉर्मली बात करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा, और रेजोनेंस का पैटर्न भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन या किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, साइक्लिक। तो अब आते हैं अपन चौथी कंडीशन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर को एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफाइन करता है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सभी हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और हकल रूल ये बोलता है कि अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बोल रहा हूं तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ये कितना होना चाहिए, 4n+2। अभी देखिए कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं जो एक एटम से दूसरे एटम पे या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखते हो। या अगर मैं और इजी बात करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे काउंट करेंगे
जो बेसिकली शिफ्ट होंगे एटम टू एटम, दैट मीन्स कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे क्या नेम देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, और या फिर अगर कोई लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसको भी हम किस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल स्कोर होना चाहिए 4n+2। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू पे सिंपली चलूं तो n की वैल्यू हो सकता है 0, n की वैल्यू हो सकता है 1, 2 या 3, या हम कह सकते हैं एंड सो ऑन ही आगे चलेगा। तो n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसी बिहाफ पे अगर मैं देखूं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन या तो 2 होंगे या 6 होंगे या 10 होंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कहाँ पे आएगा, 14 पे। तो सारी चारों कंडीशंस को अगर मैं फुलफिल कराऊं तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होना चाहिए जो साइक्लिक पैटर्न में चलेगा, और चौथी कंडीशन की वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 4n+2। तो इन चारों कंडीशन को अगर कोई भी स्ट्रक्चर एक साथ जस्टिफाइड कर रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो इसी तरह से कंपेयर करते हैं एक दूसरी डेफिनेशन को। एरोमेटिक की जगह सेकंड अपना नेम रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। अभी देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड से काफी सारी सिचुएशन यहाँ पे मैच करता है। यहाँ पे भी अगर मैं कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी बात करूं तो ये जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है, अगर इसको मैं एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर मानूं तो पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए जो एरोमेटिक में भी था। सेकंड कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनेटरी को अगेन हम किस हाइब्रिड स्टेट के बिहाव पे देख सकते हैं, sp2। अभी देखिए कि अगर मैं इस कंपाउंड को ही एंटी एरोमेटिक कंसीडर करूं तो साइक्लिक तो ये नजर आ ही रहा है, चारों कार्बन एटम डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड हैं तो ये प्लेनर भी है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाता है रेजोनेंस का पैटर्न। तो जस्ट लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी में भी कॉन्जुगेशन आपको नजर आएगा, दैट मींस कॉन्जुगेटेड या रेजोनेटिंग ही रहेंगे। अब रेजोनेंस में अगर मैं पैटर्न को दोबारा डिफाइन करूं, अभी देखिए कि यहाँ पे सिंपली अगर मैं कार्बन कार्बन को एक नंबरिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कितने कार्बन का रिंग अपने पास से 4। पहली पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड की फॉर्म में, और अगला पाई बॉन्ड किस पोजीशन पे रिपीट होता है, थर्ड पे। दैट मींस कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्म में। तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होके आएगा 1 से 3 की तरफ, और 3 से वापस से डिलोकलाइज होके कहाँ पे आने की टेंडेंसी रखेगा, 1 पे। तो यहाँ पे भी अगर मैं रेजोनेंस को, होता काफी अलग है, रेजोनेंस एनर्जी मिनिमम होता है, लेकिन अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो एरोमेटिक की तरह यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन आपको साइक्लिक पैटर्न भी नजर आएगा। और चौथी कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक हकल रूल के बिहाफ पे मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं तो एरोमेटिक में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 4n+2, लेकिन यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर अपने को मिलेगा वो कितना आएगा, 4n। और 4n का मतलब रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल में चलेंगे, 4, 8, 12 एंड 16। तो इन चारों कंडीशन को अगर मिला दिया जाए तो कोई भी रेडिकल हो, आयन हो या न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या बोल पाएंगे, एंटी एरोमेटिक। तो अब आ जाते हैं इन दोनों से निकल के एक तीसरी वेराइटी की तरफ। थर्ड पॉसिबल अपने पास वेराइटी होता है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी देखिए कि या तो मैं रफली अगर बोलूं कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है तो नॉर्मली वो कौन से नेचर से बिलोंग करेगा, नॉन एरोमेटिक से। लेकिन यहाँ पे भी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट, तो इसको भी एक बार सारी कंडीशन से डिफाइन करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर अपने सामने गिवन है ये एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, साइक्लिक होना चाहिए जो एरोमेटिक और एंटी भी था। सेकंड कंडीशन जो हम बात कर रहे थे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे वो कंडीशन हमने वेरी कर दिया, कंपाउंड में अगर नॉन एरोमेटिक है तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, नॉन प्लेनर। अब देखिए कि नॉन प्लेनर अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर को बोलना है तो वहां पे कोई एक एटम आपको ऐसा मिलेगा जिसका हाइब्रिड स्टेट आप कितना मेंशन करोगे, sp3। तो जैसे अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली अपने को कितना हाइब्रिड स्टेट शो कर रहा है, sp3। और अगर एक भी कार्बन sp3 है रिंग के अंदर तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोल पाओगे, नॉन प्लेनर। तो पहला डिफरेंस तो मुझे ये मिला कि अगर कोई भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो वो एरोमेटिक और एंटी नहीं होके उसका नेचर क्या हो जाना चाहिए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये देखिए कि जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है
इससे रेजोनेंस का जो पैटर्न है ये कितना अफेक्ट होना चाहिए। तो रेजोनेंस के पैटर्न पे की अगर मैं बात करूं, अभी देखिए कि कंपाउंड में अगर काउंटिंग किया जा रहा है तो कॉन्जुगेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस इस स्ट्रक्चर में भी डेफिनेटली अपने को नजर आएगा। टोटल कितने कार्बन एटम हो गए? 7। तो पाई बॉन्ड 1 पे है, पाई बॉन्ड 3rd पे है, और पाई बॉन्ड की नया पोजीशन अपने को मिल पा रहा है 5 पे। दैट मीन्स की कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, तो चाहे स्ट्रक्चर आपका नॉन प्लेनर रहे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे अपन किस इफेक्ट की बात कर पाएंगे? रेजोनेंस की। अब देखिए कि अगर मैं रेजोनेंस को इस मॉलिक्यूल में डिफाइन करूं, तो जहां पे कॉन्जुगेशन है वहां तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन को यहाँ पे एक्सप्रेस किया। इलेक्ट्रॉन 1 से शिफ्ट होके आएगा 3 पे, 3 से ये शिफ्ट होके या डीलोकलाइज होके आएगा पोजीशन नंबर 5 पे। लेकिन 5 और 1 के बीच में ये जो नॉन प्लेनर कार्बन अपने को मिल रहा है sp3, एक तो ये दोनों पोजीशन कॉन्जुगेटेड नहीं है, और ये भी हमें मालूम है कि जहां पे नॉन प्लेनेटरी है वहां पर रेजोनेंस भी डिफाइन नहीं होगा। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पाथ को शो करूं, तो 1 से लेके 6th कार्बन तक तो एक रेजोनेंस अपने को मिल रहा है, लेकिन इस 7th वाले कार्बन की वजह से कहीं ना कहीं रेजोनेंस का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया। अब देखो कि एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी एक साइक्लिक पैटर्न अपने को मिला था, लेकिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में इस नॉन प्लेनर कार्बन की वजह से जो रेजोनेंस का एक साइक्लिक पैटर्न मिलता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया, और इसी वजह से इस कंपाउंड को अपन क्या नेम देंगे? नॉन एरोमेटिक। तो पहली कंडीशन की अगर नॉन प्लेनर या sp3 हाइब्रिड कोई भी एक एटम आ जाए तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं एक आध इंपॉर्टेंट कंडीशन को और इन करूं, तो ये चीजें अपने को याद रखना होता है, इसको एक नोट की फॉर्म में लेना है। ऐसी चीजें डायरेक्टली अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 2 आयन मेरे पास हैं जिनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है C4H4+1, और इसी तरह का एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है C4H4-1। अब देखो कि अगर मुझे इनका नेचर पूछा जाए, तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन किस पे वर्क करते हैं? C4H4+1 पे। तो C4H4+1 में मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एक पाई बॉन्ड पोजीशन वाइज एक लगा दिया मैंने ओवरऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे +1 चार्ज है। और अब अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैच करने के लिए एक रेडिकल भी लाना पड़ेगा। तो एक जगह मैंने क्रिएट कर दिया पॉजिटिव चार्ज, और एक जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो C4H1H4+1 इसका स्ट्रक्चर अपने सामने है। अब देखो कि अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे C4H4-1 को भी ड्रॉ करना हो, तो कोई खास चीज यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, पाई बॉन्ड लिया, पॉजिटिव की जगह क्रिएट कर लिया नेगेटिव चार्ज, और C4H4 है, दैट मींस की इस पोजीशन पे यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नेम देते हैं फ्री रेडिकल। अब इन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर में बोला जाए कि या तो ये दोनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक होंगे या ये एंटी एरोमेटिक होंगे, और या फिर इन स्ट्रक्चर का नेचर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो एक बार कंपेयर करते हैं कि जो स्ट्रक्चर अपने सामने बने हैं इनका ओवरऑल एक नेचर क्या निकल के आना चाहिए। तो अब देखो कि जैसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक है, ये सारे के सारे कार्बन जितने भी यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए, पॉजिटिव चार्ज है तो sp2 है, डबल बॉन्ड है तो ये दोनों कार्बन भी किस हाइब्रिड स्टेट से बिलोंग करेंगे? sp2 से। और रेडिकल में भी नॉर्मली अपन किस हाइब्रिड स्टेट को अलाउड कर देते हैं? sp2 को। दैट मींस कि साइक्लिक होने के साथ अगर सारे एटम आपके sp2 हैं तो ये प्लेनर भी हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन मुझे अप्लाई करना होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस नॉर्मली अपन बोलते हैं कॉन्जुगेशन को। तो पॉजिटिव चार्ज है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड, और ये जो रेडिकल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस भी मिल रहा है। और रेजोनेंस में अगर ये सारे के सारे एटम इन्वॉल्व हैं, तो रेजोनेंस का जो एक पैटर्न है कहीं ना कहीं कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होकर साइक्लिक भी मिलेगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस भी किस पैटर्न का मिल पा रहा है? साइक्लिक। बट अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग की बात करूं, अभी देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। एक बॉन्डेड पेयर मेरे पास है, बॉन्डेड पेयर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग के अकॉर्डिंग टू, और ये जो अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन है,
ये भी रेजोनेंस में है तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ओवरऑल इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को और इसको भी अगर मैं काउंट कर दूं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का स्कोर है क्या ये 3 आ जाएगा, और 3 कहीं ना कहीं किस तरह का नंबर हो गया, ऑड नंबर। अब देखोगे अगर मैं सेकेंड स्ट्रक्चर में भी एक कंपैरिजन लेके आ जाऊं तो इस स्ट्रक्चर में भी कितना सिस्टम बनेगा साइक्लिक ही नजर आता है। ये प्लेनर भी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं कौन सा हाइब्रिड स्टेट से बिलोंग कर रहा है, sp2। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन ये तो sp2 होते ही हैं, और रेडिकल भी किस तरह के हाइब्रिड स्टेट से बिलोंग करेगा, sp2। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। तीसरी बात हो गई रेजोनेंस की। रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ, एट द सेम टाइम ये रेडिकल भी कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ। तो रेजोनेंस भी है, साइक्लिक पैटर्न भी है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो पाई इलेक्ट्रॉन आपके इसमें हो गए। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो इसको इफेक्टिवली मैं एक लोन पेयर के बराबर काउंट कर सकता हूँ, और एक पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी है, दैट मीन्स की अब अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग की बात करूं तो ये कितना अपने पास स्कोर निकल के आ रहा है, 5। तो इन सारी टर्म्स कंडीशन को अगर मैं मिला के इनको एक नेचर वाइज डिफाइन करना चाहूँ, अब देखो कि नॉर्मली हमने बोला था कि जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हैं वो नैनो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो प्लेनर हो गए। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मेरे को इवन की जगह क्या मिल रहा है, ऑड। तो पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग अगर ऑड नंबर्स में डिफाइन हो पा रहा है तो ये तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि ऑड नंबर का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का जो टोटल है वो 4n+2 हो ही नहीं सकता, और 4n का भी जो रिजल्ट है वो कभी ऑड नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये 4n+2 और 4n क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन से कभी मैच कर पाएगा कि ये स्ट्रक्चर। तो जिन कंपाउंड्स में, जिन स्पीशीज में पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ऑड मिले वो प्लेनर होने के साथ में भी एक ही नेचर से बिलोंग करेंगे। इनको मैं इसलिए नॉन एरोमेटिक कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पे इवन की जगह पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितना अपने को मिल पा रहा है, ऑड। तो ये भी एक कंडीशन है जो एक नॉन एरोमेटिसिटी वाले स्पीशीज को डिफाइन करने में अपने काम आती है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। एरोमेटिक कंपाउंड है, अलग कंडीशन है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक अलग सिचुएशन हो गई। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एक अलग डेफिनेशन को लेके चलता है। तो इन पे बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम्स अपने सामने होते हैं। इवन अगर मैं बोलूं कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर मैं रेजोनेटिंग क्राइटेरिया से एक्सप्लेन करूं तो ये तीनों नाम अपने हर रीजन में कहीं ना कहीं इन करेंगे अगर क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं ये अगले लेक्चर्स में, अगले सेशन में आपके सामने लेके आऊंगा मैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये 3 वर्ड अपने काम आएंगे, एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक। तो अगले सेशन में इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन की बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।